बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद कौसर अब्बास और एक नए पॉडकास्ट के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान और इंडिया की जो एक सिचुएशन बिल्ट हुई पिछले कुछ दिनों में, जिसमें हमने देखा कि पाक फ़ौज ने, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने और नेवी ने एक बड़ा ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिया, जिसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने बीच में इंटरवीन किया और उसके बाद जाकर एक सीज़ फायर की सिचुएशन हमें नज़र आई। लेकिन अभी भी अगर हम कल रात की मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी हमें शायद दहशतगर्दी नज़र आ रही थी, और उनकी जो बातें थीं वो इस तरह पता चल रहा था कि जैसे एक एक्सट्रीमिस्ट सोच बात कर रही है या एक दहशतगर्दाना सोच जो है वो बात कर रही है। आज हमारे पास इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं डिफेंस एनालिस्ट हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं अनिका निसार साहिबा। इनको आप यकीनन मीडिया पे देखते हैं। बहुत शुक्रिया अनिका, आपने हमें ज्वाइन किया। अनिका, बताइएगा कि जो ये सारी सिचुएशन बिल्ट हुई और उस पर पाकिस्तानी फोर्सेस का जो रिस्पॉन्स है, दुनिया पूरी अब तो खैर उसको अप्रिशिएट कर रही है। जो DGISPR ने ये बोला था कि जब हम जवाब देंगे तो दुनिया देखेगी, आपको किसी मीडिया की खबर की या किसी एक का तस्दीक की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि दुनिया उसको जो है वो खुद विटनेस करेगी। तो इस हवाले से आप क्या समझती हैं कि अब मज़ीद क्या डेवलपमेंट होने जा रही है, और जो हुई उस हवाले से क्या मज़ीद इस हवाले से कोई हमें बेहतरी की तरफ सिचुएशन नज़र आ रही है या कुछ मज़ीद होने जा रहा है दुश्मन की जानिब से? Thank you very much, Kausim, for having me in the podcast. It's a pleasure being here. Of course, दो तीन चीजें हैं। एक तो सबसे पहले जो सारा कुछ हुआ, और उसके बाद जो अभी सिचुएशन है और जो फिर होने वाला है, ये तीन पार्ट्स में हम जरा डिवाइड कर लेते हैं। जो हुआ वो ये हुआ कि पाकिस्तान, और इसको जरा उस तनाजुर में देखिए जो नरेंद्र मोदी ने कल खिताब किया है, उस खिताब के तनाजुर में कि दहशतगर्दी दहशतगर्दी दहशतगर्दी, पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है, पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करा रहा है। लेकिन एविडेंस की बारी आया है तो ज़िल्च, जीरो, 0/0, कोई एविडेंस देने की जरूरत नहीं है। मामला स्टार्ट इस तरह से हुआ। इससे पहले जरा जाइए पठानकोट पे जाइए, उड़ी पे जाइए, आप पुलवामा पे चले जाइए, इससे पहले मुंबई पे चले जाइए, कोई एविडेंस प्रोवाइड किए बगैर हमेशा से पाकिस्तान के ऊपर नाम दाग दिया जाता रहा। इस बार हम लोगों ने एक बहुत अच्छा, बड़ा मेच्योर रिस्पॉन्स दिया कि ठीक है, आपने रिस्पॉन्स के अंदर, मतलब कोई भी आप पे अटैक होता है उसके बदले में आपने पाकिस्तान पर नाम लगाना है, इसकी तो अभी हमें आदत हो चुकी है। कई दिहाइयों से यही चल रहा है कि जमाने में मुंबई के ऊपर अटैक हुआ था तो उन्होंने कहा था हमारे DGISI को उनके पास जाना चाहिए मुंबई में। सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि हमें मालूम है कि हर वहां कोई छींक भी मारेगा ना तो उसका इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम कर दिया जाएगा। बट चलिए, आपने ब्लेम कर दिया, नो प्रॉब्लम। लास्ट टाइम हमने आपको पठानकोट में कहा था कि हम आप आते हैं, हम आकर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। आपने हम लोगों को वो जगह विजिट ही नहीं करने दी जहां ये इश्यूज बेसिकली हो रहे थे। केप्ट इट वेरी कॉर्डन्ड ऑफ, वेरी सीक्रेट, मतलब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करने दी। ठीक है, आपको हम पे भरोसा नहीं है, वी अंडरस्टैंड, लेकिन आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे भरोसा कर लीजिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी हैं जिनको आप काइंड ऑफ गारंटर रख के या आप उनको शामिल करके आप उनकी सरपरस्ती के अंदर इंडिया और पाकिस्तान दोनों मिलकर एक इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, और उस इन्वेस्टिगेशन के बदले में, उस इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में जो भी रिजल्ट आएगा, बी इट इन फेवर ऑफ पाकिस्तान, बी इट इन फेवर ऑफ इंडिया, हम वो मानने को तैयार। अब हम लोगों ने इतनी लंबी आपको छूट दे दी, इतनी अच्छी आपको ऑफर दे दी, इस ऑफर के बाद फिर कुछ पीछे रह नहीं जाता। सो यहां से मामला स्टार्ट हुआ। बट इंडिया, क्योंकि हर 4-5 साल बाद, हर कुछ अरसे बाद, कहीं किसी भी इंतखाब से पहले, चाहे वो स्टेट के इंतखाबात हो या फिर वो नेशनल सतह के इंतखाबात हो, इंडिया ने कोई ऐसा वाकया जरूर करना होता है जहां जाकर वो पाकिस्तान की बेसिस के ऊपर वोट समेट सके। और आपको पता है कि जब नरेंद्र मोदी मुल्क वापस आए पहलगाम के वाकये के बाद, वो पहलगाम नहीं गए, वो कराची नहीं गए, वो बिहार गए। वो वहां गए जहां इंतखाबात हो रहे थे, वहां गए जहां उनको शहीदों के नाम पर वोट मांगने थे। और इसका बड़ा मजाक उड़ाया इंडिया के अंदर, इसको बड़े बुरे तरीके से देखा गया कि आप कह रहे हैं एक जगह कि शहीदों के नाम पर वोट नहीं लेने चाहिए, दूसरी जगह जो है आप शहीदों के नाम पर वोट ले रहे हैं। उनके शहीद बकौल उनके, तो हमारे ख्याल में तो ऑब्वियसली वो डेड बट नॉट शहीद। बहरहाल, उसके बाद की जो सारी सिनेरियो थी, उसकी एस्केलेशन सिर्फ और सिर्फ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत पर जाती है। हिंदुस्तान के अलावा पाकिस्तान ने कोई एस्केलेशन नहीं की। 6 और 7 की शब में, के दरमियानी शब में, जब इंडिया ने हम पर अटैक किया तो हमने सिर्फ डिफेंड किया। हम बैठ कर ये तो नहीं देख सकते थे कि चीज को जाने दीजिए, इट डजेंट इवन मैटर।
अल्टीमेटली फिर हुआ ये कि जब हमने रिटेलिएट किया, रिस्पॉन्स दिया, तो उस रिस्पॉन्स के बदले में इंडिया के जहाज गए, जहाज जाने की वजह से उनको ये समझ आ गई कि यहाँ गड़बड़ है। अब हो गई उनकी और बेइज्जती, बिकॉज वो तो ये सोच के आए थे कि 2019 की जो एक तो अभिनंदन वाला जहाज था, और उसके अलावा जो जहाज थे, यानी हम लोगों ने जितने उनके जहाज गिराए थे उन जहाजों का बदला लिया जाएगा। ये बदला लेते लेते एक के दो, दो के तीन, तीन के पांच, पांच के छह हो गए। तो बहुत ज्यादा सुर्खी हो गई। देन उन्होंने अपनी अपनी लोकल सतह के ऊपर एक ये इमेज डालना था, बनाना था कि देखिए हमने ये बैटल हारी नहीं है, वी हैव नॉट लॉस्ट, इसीलिए हम कंटिन्यूअसली एक अटैक किए चले जा रहे हैं। जिसकी वजह से रात के टाइम पर, अब एक होती है बहादुरी की जंग या बहादुरी की लड़ाई, एक होती है बुजदिली की लड़ाई। अब रात के टाइम पर ड्रोन भेज रहे हैं, आप सुबह के टाइम पर बोलते हैं हम डी एस्केलेट करना चाहते हैं, हमने एस्केलेट नहीं करना, हम अमन पसंद है, सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन रात के टाइम पर आप ड्रोन भेज देते हैं। अगली सुबह फिर उठ के आप कहते हैं हम एस्केलेशन नहीं चाहते, भारत अमन पसंद है, भारत ये भारत वो। रात के टाइम पर आप मिसाइल दाग देते हैं पाकिस्तान की बेसिस के ऊपर। तो यहाँ तो आपने ऐलान जंग या जंग का तबल तो आपने खुद बजाया ना। अब ये तो हो गया वो जो हुआ था, और उसके बाद जो पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स दिया वो बाकायदा डिफेंस की किताबों के अंदर आने वाले दिनों में पढ़ाया जाएगा। एग्जैक्टली, बिकॉज बिल्कुल। पाकिस्तान इज द फर्स्ट स्टेट टू एवर शूट डाउन अ रफाल, एंड शूटिंग डाउन अ रफाल इज नॉट अ पीस ऑफ केक। ये भी याद रखिए कि कोई इस तरह से इंडिया नहीं आया था कि वो बस अंधा था और बस जहाज से उनको जो नजर आ रहा था वो आ रहा था, ये जो मैप से नजर आ रहा था वो आ रहा था। उनके पास प्रॉपर सैटेलाइट इमेजरी थी, उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट था जो कि जिसके सामने पहाड़ हो तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, एज इनकी सैटेलाइट इमेजरी उनकी थी। सो दे वर वेरी मच अवेयर कि उनके पास क्या टारगेट है और क्या टारगेट नहीं है, और उसके बदले में पाकिस्तान का उनके पांच छह जहाज गिरा देना, जैसा बिग अचीवमेंट फॉर अस। अब हम किधर खड़े हैं? अब हम नरेंद्र मोदी की उस तकरीर के बाद की बात करते हैं जरा, कि तकरीर में हुआ क्या। तकरीर में बोला जी कि आतंक फैलाता है पाकिस्तान। फिर वही रेटोरिक, फिर वही उराटा, फिर वही। अब मैं बोलूं नहीं जी अभी सुबह नहीं है, अभी रात है, रात है, रात है, रात है, तो 25 दफा मैं ये बात कर दूं तो रात तो नहीं हो जाती ना। इफ दे से कि पाकिस्तान इज स्प्रेडिंग टेररिज्म, डजंट मेक पाकिस्तान terrorism prone country or terrorism spreading country. It makes Pakistan a victim of terrorism. It is a victim of terrorism. हमने 90,000 lives गंवाई हैं अपने मुल्क के अंदर। So हम एक terrorism prone या victim of terrorism जरूर है, terrorism spreading country नहीं है। So एक वो rhetoric चलता रहा। दूसरा उन्होंने कहा हमने तो बहुत कोई आला काम कर दिया है, स्पेशली अपने जो सेना, यानी उनकी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनकी अफवाज के बारे में वो कहते हैं बड़ा अच्छा काम किया है। उसके बाद वो बेस भी चले जाते हैं। अब वो बेस क्यों जाते हैं? वो बेस इसलिए जाते हैं बिकॉज उनको पता है नुकसान बहुत हो चुका। वो पीएफ के, अपने आईएफ के बेस में, एयरफोर्स के, इंडियन एयरफोर्स के बेस में क्यों जाते हैं? बिकॉज उनको पता है कि पीएफ ने नुकसान बहुत कर दिया है, और नुकसान करने की वजह से इस टाइम पर भारतीय फौज में बहुत शदीद डीमोटिवेशन और डीमोरलाइजेशन है। एग्जैक्टली। और उस डीमोरलाइजेशन को थोड़ा सही करने के लिए 4-5 दिन बाद बड़ा कैलकुलेट करने के बाद कि अब हम इतनी बेइज्जती के बाद क्या बोलें, पाकिस्तान हैज defeated us badly in the battlefield. Pakistan has defeated us in the diplomatic field. Pakistan has defeated us in the information warfare. Now what अच्छा, to do? का थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो मीडिया का रोल था। अगर हम मीडिया के रोल को देखें इंडिया का, तो यूँ लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान तो अब नक्शे में है ही नहीं है। और दूसरी साइड पे आप देखें तो पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रोल प्ले किया हमारे मीडिया ने, इस क्योंकि ये कोई आम इशू नहीं था, दैट वाज अ वेरी सेंसिटिव इशू। तो उस हवाले से आप क्या कहेंगी? नहीं, कौसर, ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। जिस कुर्सी पे एक मीडिया पर्सन होने की हैसियत से हम बैठते हैं, ये काम है काइंड ऑफ मैसेज कन्वे करने का। और हम बहुत छोटे लोग हैं, बहुत छोटे लोग हैं, लेकिन नबी क्या करते थे, रसूल क्या करते थे? पैगाम पहुंचाते थे। वो तो अल्लाह सुब्हाना व तआला का नाम था, बहुत ऊंची हस्तियां थी, लेकिन छोटी सतह पर हमारा काम भी पैगाम पहुंचाना है। और उसके अंदर हमारी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सच और तस्दीक शुदा खबर आगे पहुंचाना, झूठ नहीं बोलना। ऐसी खबर जिसकी तस्दीक हो, जिसका हमारे पास कोई एविडेंस मौजूद हो, वो हम आगे पहुंचाए। लेकिन इंडियन मीडिया ने ऐसे नहीं किया। कराची पोर्ट इन्होंने तबाह कर दिया। कराची पोर्ट पहुंच गए। अब मेरे अपने चैनल ARY के जो रिपोर्टर्स हैं,
वो पहुंच गए कराची पोर्ट। इन्होंने कहा इस्लामाबाद तबाह हो गया, रावलपिंडी तबाह हो गया। मैं सुबह उठ के ढूंढ रही थी कि तबाही है किधर असल में, बिकॉज इनके जो मिसाइल्स भी आए थे वो भी हमारी तरफ से इंटरसेप्ट हो गए थे, और इंटरसेप्ट होने के बाद मिनिमम डैमेज कॉज किया था, विच इज एग्जैक्टली वाई हम लोगों की यहाँ जो शहादतें हुई हैं, अनफॉर्चुनेट है, अल्लाह ताला शहीदों के दर्जात भी बुलंद करे, सलाम है हमारा उनको, और गाजियों को भी। जो हमारी फौज के शहीद हैं वो 11 हैं। इसका मतलब ये है कि जो कह रहे थे कि इन्होंने बेस भी तबाह कर दिए हैं और पता नहीं कौन कौन सी जगह, आज तो इनके मीडिया पे एक और बड़ी मुज़ाहका फेज और बहुत ही हिलेरियस न्यूज चल रही है, और वो है कि जी हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज को इन्होंने हिट किया है, और पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पर रेडिएशन है, ताबकारी है। यानी हमें नहीं पता ताबकारी है, उन्हें उधर बैठ के पता है कि उधर ताबकारी है। और ये रिमेंबर, रेडिएशन इज मेजर्ड इंटरनेशनली। अगर कहीं रेडिएशन बढ़ती है तो रेडिएशन को कैलकुलेट करने के इंटरनेशनल इदारे मौजूद हैं। चेर्नोबिल के अंदर जब ये वाकया हुआ था, रशिया वाला, जहां चेर्नोबिल में साफ हुआ था, बड़े अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हुई थी, उसकी रेडिएशन वेस्टर्न वर्ल्ड ने फील की थी, और वो वेस्टर्न वर्ल्ड में मेजर करके दे फेल्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग। सो यहाँ रेडिएशन हो, हम सारे घूम फिर रहे हो, और वेस्टर्न वर्ल्ड को भी ना पता हो, और इंडिया बोंगिया मारी जाए, तो अब इसका कोई इलाज तो नहीं है। झूठ का कोई इलाज नहीं होता, झूठ देखा क्विकली मुझे एक क्विकली अगर काइंडली रिस्पॉन्ड कीजिएगा, जो अभी यूएस का रोल है इस सारे सीज फायर में, और आज प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो यूएई और सऊदीया का दौरा भी कर रहे हैं, पहला दौरा अपना, उस हवाले से काइंडली अगर क्विकली मुझे बता दीजिएगा। जी, Donald Trump has played a very important role in especially getting the ceasefire between Pakistan and India. और इंडिया ने सुननी भी उनकी थी, और उनकी अपनी स्टेटमेंट भी आ गई है कि उन्होंने ट्रेड को एक मोटिवेशनल फैक्टर के तौर पर या आर्म ट्विस्टिंग फैक्टर के तौर पर इंडिया के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि इंडिया की अगर अमेरिका के साथ ट्रेड खत्म हो जाती है तो उसको बहुत बड़ा धचका लगेगा। आधे वो जो स्कैम कॉल कर रहे होते हैं आईटी के नाम पर, आईटी से एक्सपोर्ट्स हो रही होती हैं, बहुत सारी वेस्टर्न वर्ल्ड में अमेरिका को भी जा रही है। उसकी वजह से इसको आर्म ट्विस्टिंग का वे यूज करना मेरे ख्याल में वाज एन इंजीनियस थिंग दैट डोनाल्ड ट्रम्प डिड। और साथ ही मिडिल ईस्ट के अंदर जाकर अपने कनेक्शंस को एस्टैब्लिश करना, दैट मींस के इस टाइम पर यूएस को भी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर वो स्ट्रेंथन नहीं होते या वो अपना रोल नहीं अदा करते दुनिया के अंदर अमन को लेकर आने का, तो फिर यहाँ दूसरी एक नई सुपर पावर उभर रही है, और वो सुपर पावर वेस्ट में नहीं है, वो सुपर पावर ईस्ट में, और वो है चाइना। और उसकी डिफेंस टेक्नोलॉजी ने तो वेस्टर्न डिफेंस टेक्नोलॉजी का हशर नशर कर दिया। अब जो है वो अपनी इकोनॉमी को भी वो स्ट्रेंथन कर चुके हैं। यूएस भी मकरूज है, चाइना के बहुत सारे जो फाइनेंशियल साइड्स हैं, वो चाइना के पास भी आर्म ट्विस्टिंग के वे हैं। बिकॉज जैसे ही ट्रेड वॉर स्टार्ट हुई, तो ट्रेड वॉर में सबसे एक ही कंट्री जो सबसे बढ़कर खड़ा हो सका अमेरिका के अगेंस्ट, दैट वाज चाइना। एंड व्हाई वाज इट सो? बिकॉज दे न्यू कि उनकी इकोनॉमी जो है ये धचका सस्टेन कर लेगी, शायद अमेरिकन इकोनॉमी ना सस्टेन कर सके। इसी की वजह से चाइना और अमेरिका के अंदर बाद में वी सॉ के द आइस वाज थॉइंग, द आइस वाज मेल्टिंग। बहरहाल अमेरिका को ये बात समझ आ गई है कि अगर वो स्टेप अप नहीं करते और पीस के लिए नहीं बढ़ते और अपने ताल्लुकात को मिडिल ईस्ट के अंदर भी, साउथ एशिया के अंदर भी बैलेंस नहीं करते, तो फिर बहुत बुरे तरीके से ब्लो बैक आएगा। और यूएस की ये जो एक सुपर पावर होने का एक वो दावा है, या अभी सुपर पावर है, वो फिर खतरे में बनता हुआ टलता हुआ नजर आएगा। And ultimately there will be a sway। याद रखिए, हिस्टोरिकली 100 years के बाद a century or so पावर स्वे करती है, ईस्ट से वेस्ट में और वेस्ट से ईस्ट में। अब बहुत अरसा हो गया वेस्ट के पास पावर रही है, अगर वेस्ट नहीं संभाल सका तो ये पावर ईस्ट के पास ऑटोमेटिकली शिफ्ट होती हुई नजर आएगी, बिकॉज नाउ ईस्ट इज रीबिल्डिंग। एग्जैक्टली, थैंक यू वेरी मच अनीका, बहुत शुक्रिया आपका। और जो हम बात कर रहे थे कि स्पेशली जो एक पावर डायनामिक्स इस वक्त चल रही हैं, और जब यूएस की हम बात करते हैं तो उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी पावर को कैसे संभाले, और इसी वजह से यूएस ने इस सारे प्रोसेस में जो सीज फायर है उसमें बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मजीद पॉडकास्ट के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया आपका।